हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं। एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आप सबको पता है। जनरली हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। तो जब ये एसिडिक नेचर शो करेगा तो इट विल गिव प्रोटॉन इन एक्वस मीडियम। तो अगर एक्वस मीडियम है तो ये प्रोटॉन जो है वो H3 ये जो है H3O बनाएगा, और ये जो ग्रुप है वो इसको जो ये कार्बोक्सिलेट आयन देगा, आयन जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये कार्बोक्सिलेट आयन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। तो जितना ही ज़्यादा स्टेबलाइज होगा उतना ही ज़्यादा जो एसिड है वो स्टेबल होगा। कैसे होता है कि ये वाला चार्ज इधर आ गया और ये वाला चार्ज इधर आ गया, तो इट मीन्स क्या हो गया, आर रेजोनेंस्ड आर सी ओ। नाउ दिस इज लाइक दिस। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के कारण इसका हम इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। इक्विवेलेंट साइन लगा के हम इसको लिख सकते हैं आर सी। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इट इज़ डीलोकलाइज्ड ओवर बोथ ऑक्सीजन एटम्स। तो मोर द स्टेबल conjugate basis, more is the acidity of the acid. तो carboxylic acids are carboxylic acids are acidic in nature because of the stability of carboxylate conjugate base. तो अब इसको हम देखते हैं, इसका यहाँ पर हम देखेंगे कि जो RCOOH प्लस वाटर, तो इसने दिया RCOO और प्लस H प्लस आयन। तो यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम देखें, यहाँ पर इक्विलिब्रियम सेटल होगा एसिड का, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी इन दोनों को, ये H3O प्लस रहेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RCOO आयन कार्बोक्सिलेट आयन मल्टीप्लाइड बाय concentration of hydronium ion divided by water into strength of acid. You see in aqueous medium this is also constant. तो क्या मिलेगा आपको, acid Ka equivalent into H2O, it is again a constant जिसे हम acid dissociation constant बोलेंगे। ये किसके इक्वल हो जाएगा, आर कार्बोक्सिलेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय RCOOH। तो यहाँ पर आप देखेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही एसिडिक एसिड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोनियम इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। सो हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की भी वैल्यू ज़्यादा होगी और एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो अब हम Ka की टर्म में हम एसिड स्ट्रेंथ नहीं इंडिकेट करते हैं, वी इंडिकेट दिस इन टर्म्स ऑफ pKa वैल्यू। जैसे आपने pH पढ़ा है, ठीक है, उसी टर्म पर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, pKa वैल्यू को कंसीडर करते हैं। pKa क्या हो जाएगा, माइनस लॉग बॉन्ड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अगर pKa वैल्यू जो है इज़ लेस देन 7, लेस देन 1, इफ़ इट इज़ pKa वैल्यू की बात हम करें तो pKa वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे।
जैसे मिनरल एसिड्स हो गए, ठीक है, क्योंकि HCl की जो वैल्यू है वो -7 होती है, ठीक। इसी तरीके से अगर pKa वैल्यू की pK की वैल्यू जो है वो 1 to 5 है तो माइल्ड एसिड्स होंगे, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड कह सकते हैं, माइल्ड नहीं बोलेंगे हम इनको, क्या बोलेंगे, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। और अगर वैल्यू 5 to 15 है तो एक्सट्रीमली वीक 5 to 15 है, कौन, pKa वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे pKa वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो जो एसिड होगा वो कैसा होगा, एक्सट्रीमली वीक एसिड होगा, एक्सट्रीमली वीक एसिड होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात कर रहे हैं तो और सॉरी ये वीक एसिड होगा यहाँ पर, एक रेंज और आएगी, फिर से बता देते हैं। pKa वैल्यू <<1 है तो स्ट्रॉन्ग हुए, एक कैटेगरी स्ट्रॉन्ग एसिड की हो गए, ठीक है, और दूसरे क्या होगा, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग हो गए, तीसरे हो गए आपके वीक एसिड, और चौथी कैटेगरी हो गई एक्सट्रीमली वीक एसिड। तो हम ये 4 रेंज यहाँ ले लेते हैं। pKa इज़ <<1, जिसमें मैंने आपको बताया HCl की जो है वो -7 वैल्यू है। pKa जब 1 to 5 है तो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग हो गए, pKa जब है 5 to 15 है तो वीक एसिड्स हो गए, और pKa की वैल्यू >15 है तो एक्सट्रीमली वीक हो गए। तो ये हमारी बात यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम टॉपिक लेते हैं, इनका कंपैरिजन कर रहे हैं। मिनरल एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड वीक होते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ एसिटिक एसिड की वीकनेस, इट इज़ वीक एसिड देन एनी मिनरल एसिड, ठीक है, बट दे आर स्ट्रॉन्ग देन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अब अल्को जो हम कह रहे हैं दिस इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है RCOOH, और फिनॉल और अल्कोहल में कौन ज़्यादा एसिडिक होता है, सही बताया आपने, फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। तो ये ऑर्डर है आपका कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक है, और फिनॉल जो है वो किसी भी अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है। तो हायर एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या है, कॉन्जुगेट बेस के, जब भी आप एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपैरिजन करेंगे, इसको कॉन्जुगेट बेस के बेस पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी RCOOH का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो RCOO होगा, और फिनॉल का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो फिनॉक्साइड आयन होगा। तो इन दोनों में से जो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल में फिनॉक्साइड आयन है, जिसमें से ये जो ये चार्ज है वो डीलोकलाइज हो जाता है ओवर द बेंजीन रिंग, इस पूरी रिंग के अंदर इसका डीलोकलाइजेशन होगा। और इसमें जो डीलोकलाइजेशन, अभी हमने इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखा था, तो उसके बेस पे अभी इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या था कि फिनॉल, मैंने आपको समझाया था कि RC यहाँ RCOO था, तो जो नेगेटिव चार्ज था इट इज़ डीलोकलाइज ओवर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स विच आर ऑक्सीजन है। और इस तरीके से जो ये कॉन्जुगेट बेस था इट इज़ मोर स्टेबलाइज्ड, ठीक है। बट इन फिनॉक्साइड आयन दिस, ये चार्ज इधर आया, दिस डीलोकलाइजेशन
or stabilization of this base is due to the resonance nature of the benzene ring, and charge is delocalized over लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ दैट इज़ कार्बन हेयर, इस वाले कार्बन पर हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। स्टेबलाइजेशन का ये ऑक्सीजन है, नेगेटिव आयन नहीं है। अनडू कर देती हूँ, ठीक है। और ये आपका बॉन्ड यहाँ पर डबल हो गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज इस एटम पर आ गया, और ये इस तरीके से। तो जहाँ यहाँ पर जो एक तो नेगेटिव चार्ज जो इधर इन दो ऑक्सीजन के बीच में डिलोकलाइज था, वही नेगेटिव चार्ज एक ऑक्सीजन और दूसरा कार्बन के एटम्स के बीच में डिलोकलाइज है। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल है। दिस कॉन्जुगेट बेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर stabilized, so carboxylic acid more acidic than phenol, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि pKa वैल्यू जो थी, pKa वैल्यू माइनस लॉग के थे। तो उस जितनी कम पीके वैल्यू होगी, अभी हमने उसकी रेंज भी देखी, उतना ही क्या होगा, लेस पीके वैल्यू, और हम यहाँ क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है। जितनी कम होगी एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में, तो कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की pKa वैल्यू फिनॉल से कम होगी। जब pKa वैल्यू कम होगी तभी Ka वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली माइनस लॉग लगने के कारण ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो दैट इज़ ऑल इन दिस कंसर्न। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट उस पर जाएंगे, इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कि अब जो सब्सटीट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं वो उनसे कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो फिर वही बात करूँगी मैं कि RCOOH का जो कंजुगेट बेस है, RCO, ये जितना स्टेबलाइज होगा, स्टेबिलिटी ऑफ conjugate base decides, ये आप कह सकते हैं determines acidity, determines what acidic strength of carboxylic acid। हाँ, तो अब हम शुरू करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ स्टडी, इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें हैं कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, ठीक है, जैसे आपके हो गए प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, या नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ये, ठीक है, या हो गया आपका साइनो ग्रुप, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे, दे विल इंक्रीज एसिडिटी, है ना। तो ये एसिड को क्या बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, दे विल मेक एसिड स्ट्रॉन्ग। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में जैसे कि आप लोग हैं मिथाइल ग्रुप, ठीक है,
तो कॉन्जुगे जो हाइपर कॉन्जुगेशन जो शो करेंगे मिथाइल ग्रुप हो गए या फिर इथाइल ग्रुप हो गए CH2 CH3, तो ये क्या होंगे, ये एसिड को क्या करेंगे, वीक करेंगे। ठीक है, तो या मिथॉक्सी ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ये एसिड को क्या करेंगे, वीक एसिड बनाएंगे और एसिडिटी को, एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, डिक्रीज। तो ये हुआ। ऐसा ये क्यों करते हैं ये समझ लीजिए। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो होगा, सपोज एक है एग्जांपल C, ठीक है, F3, ठीक है, और COOH। ठीक है, इसमें से हाइड्रोजन आयन अगर निकल जाता है, ठीक, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या बनेगा, ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन, ये फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो गए, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हैं, तो ये क्या होंगे, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को, ये जो चार्ज है इसको अपनी ओर पुल करेंगे। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ, यहाँ पे समझिए, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इलेक्ट्रॉन चार्ज को अपनी ओर पुल करेंगे, यानी कि ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबलाइज होगा, will be stabilized by इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो एसिडिटी क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये जो स्टेबिलिटी, कार्बोक्सिलेट आयन अगर नेगेटिवली चार्ज रहेगा तो क्या रहेगा कि वो अनस्टेबल है, और जब उसका चार्ज क्या होगा, डीलोकेलाइज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तब ये क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, और जितना कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबलाइज होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इसके जस्ट रिवर्स में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो चार्ज को एनहांस करेंगे कार्बोक्सिलेट आयन पर, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा अनस्टेबल होगा और वीक हो जाएगा एसिड। ठीक है, तो ये हमने सीखा कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो हैं वो किस तरीके से एसिडिक करेक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जैसे कि फेनिल ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है, आयोडीन, ब्रोमीन, हैलोजन है। ये क्या है, जिस ऑर्डर में मैं लिख रही हूँ उस ऑर्डर में ये अगर प्रेजेंट हैं किसी कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। तो आपने देखा कि फिनॉल जो होता है वो उसमें रेजोनेंस करेक्टर के कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को ही अपनी ओर मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाता है। ठीक है, और ये जो है जैसे जैसे हम इधर जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट हम जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग करेक्टर क्या होगा, बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर जो है आप देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग करेक्टर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो इन ग्रुप में, और ये 3 ग्रुप्स हम अलग से देख लेते हैं। नाइट्रो ग्रुप, क्योंकि नाइट्रोजन सॉरी इसको इसकी जगह पर हमें लिखना पड़ेगा साइनाइड ग्रुप। ठीक है, ठीक है, अब 3 ग्रुप्स और ले लीजिए, इसी के आगे हम लिखेंगे, लेकिन मैं नीचे लिख रही हूँ थोड़ा। साइनाइड से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग करेक्टर है नाइट्रो ग्रुप का, और उससे भी ज़्यादा हो गया, किसी कार्बन पे 3 फ्लोरीन प्रेजेंट है तो वो ग्रुप। तो इस ऑर्डर में जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ता जा रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ, ये ग्रुप्स इस ऑर्डर में क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं।
अब क्यों है, मैंने आपको पहले बताया। एक ग्रुप आप इसको 3 पार्ट्स में देख सकते हैं। एक बेंजीन रिंग है, प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है, उसकी वजह से। और ये हेलोजन ग्रुप्स हैं, हेलोजन एटम है। और ये 3 साइनाइड, नाइट्रो और ट्राइफ्लोरो मिथाइल ग्रुप हो गया। तो इस तरीके से ये जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझ लेते हैं। CF3 COOH, ठीक है, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड हो गया। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड से ज़्यादा होगी, क्योंकि आप पता है कि ये ग्रुप जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है क्लोरीन के कंपैरिजन में। और अगर हम इनको देखें, अगर यहाँ पे 3 क्लोरीन से मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हुआ है, अगर 2 क्लोरीन से हो तो ये कंपाउंड बनेगा आपका Cl2CH COOH। तो प्रेजेंस ऑफ 2 क्लोरीन एटम्स एंड प्रेजेंस ऑफ 3 क्लोरीन एटम, इन दोनों में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली इसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इस ऑर्डर में इंक्रीज और हो रही है। अगर यहाँ पर क्या है कि क्लोरीन की बजाय क्या ग्रुप प्रेजेंट है, सपोज नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, NO2, तो NO2 या इसको दूसरा, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरे एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे फ्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड है, COOH, नंबर ऑफ एटम्स से भी ये देखा था चेंज क्या आया। फ्लोरीन के बजाय अगर क्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड है तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी? इसकी ज़्यादा होगी, और COOH। और अगर इसकी जगह पर क्या है, ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन वाला सब्स्टिट्यूटेड एसिटिक एसिड जो होगा वो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ का होगा। अब बात करते हैं हम HCOOH और CH3COOH की। तो क्या है, यहाँ पर कोई भी ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया, ठीक है। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, फॉर्मिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और एसिटिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। प्रेजेंस ऑफ फेनाइल ग्रुप अगर है, ठीक है, तो इससे मिथाइल ग्रुप तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया। और ये भी अगर C6H5 बेंजोइक एसिड है, COOH, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और भी कम होगी। तो इसी तरीके से अगर फिर से एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये है आपका COOH, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ CH3CH2 COOH इससे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये जो मिथाइल ग्रुप है इसका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हाइपरकंजुगेशन जो है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करेक्टर जो है वो इथाइल ग्रुप से क्या है? कम है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये एसिडिक स्ट्रेंथ इस ऑर्डर में होगी। एसीटेट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा प्रोपेनोइक एसिड के कंपैरिजन में। तो ये एक पॉइंट था कि सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, तो हमने देखा कि किस तरीके से एसिडिक करेक्टर पे इफ़ेक्ट आता है। अब हम देख रहे हैं कि विनाइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप की अगर प्रेजेंस है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है और इस पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसकी स्ट्रेंथ देखेंगे, या विनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो विनाइल ग्रुप होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसकी स्ट्रेंथ देखेंगे। तो ये क्या है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है और ये वाला जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp3 hybridized carbon is more than sp3 hybridized carbon atom is less
sp3 की क्या होगी, कम होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, तो क्या होगा कि इस 1 एंड 2 में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, 2 इज़ मोर एसिडिक देन 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पर मैं इरेजर ले लेती हूँ, यहाँ पर क्या है, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो भी क्या होता है, ये कार्बन भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो सेम तरीके से इसकी भी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो हमने इस स्क्रीन में हमने ये देखा कि किस तरीके से प्रेजेंस ऑफ विनाइल और फेनाइल ग्रुप इन्फ्लुएंसेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इनके अटैचमेंट से, डायरेक्ट अटैचमेंट से क्या होता है कि इंक्रीज़ होगी, जबकि ऐसा लगता है कि रेजोनेंस इफेक्ट के कारण डिक्रीज़ होनी चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ, बट ऐसा नहीं है। sp2 करेक्टर होने के कारण इनकी प्रेजेंस से कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। किसकी प्रेजेंस से, विनाइल ग्रुप या फेनाइल ग्रुप की प्रेजेंस से, डायरेक्ट अटैचमेंट पर। ठीक है, तो अब सब्सटीट्यूएंट, प्रेजेंस ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन बेंजीन रिंग देख लेते हैं फॉर एसिडिक करेक्टर ऑफ बेंजोइक एसिड। तो इसको देख लेते हैं, बेंजोइक एसिड है आपका। ठीक है, बेंजोइक एसिड एक, इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, तो इसका कार्बोक्सिलेट आयन होगा, वो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, तो एसिडिक करेक्टर शो करेगा। अब इस पर देखते हैं कि एक तरफ हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देख लेते हैं, और एक तरफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस देख लेते हैं, और फिर देखते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक हम ले लेते हैं मिथॉक्सी। मिथॉक्सी ग्रुप इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इसकी प्रेजेंस से इसका जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, है ना, बेंजोएट आयन जो बनेगा, वो क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, और ये इससे कार्बोक्सिलिक एसिड से इसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। लेकिन अगर यहीं पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ले लेते हैं, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो, जो मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया, नाइट्रो ग्रुप इज़ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो ये क्या होगा, करेगा, ये कार्बोक्सिलेट बेंजोएट आयन को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ carboxylic acid. Thank you very much for watching video. That's all.